तक प्रैक्टिकल इंफॉर्मेशन ऑफ द लॉ पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं और कोशिश ये कर रहे हैं कि लॉ को उसके रियल अप्लाइड सेंस में आप समझ सकें और एक रिलेशन बना सकें कि आपकी जो लर्निंग है उसका जो आउटकम होने वाला है या जो भी आउटकम आप एक्सपेक्ट करते हैं अपनी लर्निंग के ज़रिए वो आपको अचीव हो सके। इस सीरीज़ को हम आज से स्टार्ट कर रहे हैं जिस सीरीज़ का नाम है कॉम्प्लेक्स कॉन्ट्रैक्ट्स, और हम इसको इसलिए स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स पर हम अपनी लेक्चर सीरीज़ को पब्लिश कर रहे हैं और उसमें हमने सेक्शन 2 इंटरप्रिटेशन क्लॉज को ख़त्म भी कर लिया है। जल्द ही वो आप तक अवेलेबल भी हो जाएगा। आज की ये सीरीज़ कॉम्प्लेक्स कॉन्ट्रैक्ट्स इंस्पायर्ड है कुछ यूट्यूब वीडियोस से जिन्हें मैं देख रहा था पिछले कुछ समय से, जहाँ पर एकेडमिया को क्रिटिसाइज किया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि एकेडमिया जो है वो स्टूडेंट्स को प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं देती है, जिसकी वजह से एम्प्लॉयबिलिटी फैक्टर बच्चों का कम हो रहा है, स्टूडेंट्स का कम हो रहा है। और साथ के साथ उनका कहना ये भी है कि जो इंफॉर्मेशन या जो नॉलेज हम स्टूडेंट्स को एकेडमिया के थ्रू प्रोवाइड करते हैं वो इंफॉर्मेशन उनके जॉब प्रॉस्पेक्ट्स के लिए यूजफुल नहीं है। तो ये डिफरेंस एक्चुअली क्या है, इस डिफरेंस को किस तरह से कम किया जाए, इस डिफरेंस के सोल्यूशन क्या होने चाहिए, कैसे हम बच्चों की एम्प्लॉयबिलिटी को बढ़ा सकें, क्या वो पॉइंट्स हैं जिन पर काम करना ज़रूरी है आज भी और कल भी। इन्हीं सब चीज़ों की उथल पुथल में, इन्हीं सब चीज़ों के कंसिडरेशन में, इन्हीं सब चीज़ों के थॉट्स में हमने इस सीरीज़ कॉम्प्लेक्स कॉन्ट्रैक्ट्स को स्टार्ट करने का फैसला किया है। कॉम्प्लेक्स कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ एक डिसिप्लिन नहीं है जिससे आपकी एम्प्लॉयबिलिटी काफ़ी बढ़ जाए। कॉम्प्लेक्स कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ एक पार्ट है और इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिन्हें आपको सीखना है अगर आप जो आज का समय है और जो कल होने वाला है इन दोनों समयों के बीच में अपनी एम्प्लॉयबिलिटी या अपनी सुटेबिलिटी को तलाश रहे हैं। कॉम्प्लेक्स कॉन्ट्रैक्ट हमारे हिसाब से रियल इंप्रेशन होना चाहिए प्रैक्टिकलिटी का। आपको याद होगा कि हमने अपने फर्स्ट वीडियो हाउ टू स्टडी द लॉ में ये कहा था कि कानून को पढ़ने के साथ साथ उसकी प्रैक्टिकल यूटिलिटी को जानना भी ज़रूरी है। लेकिन जो वीडियोस हम प्रैक्टिकल यूटिलिटी के सेक्शंस के प्रोविजंस के बना रहे हैं उन प्रैक्टिकल यूटिलिटी से सारा पर्पस सॉल्व नहीं होता है, क्योंकि आज का ज़माना कॉम्प्लेक्स कॉन्ट्रैक्ट का है और लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के प्रैक्टिकल यूटिलिटी में हम आपको सिर्फ एक लिमिटेड परव्यू ही समझा सकते हैं कि एक प्रोविजन का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन कितना हो सकता है, लेकिन वो दैट इज नॉट द एंड, वो सिर्फ एक शुरुआत है। इसलिए हम स्पेशल सीरीज कॉम्प्लेक्स कॉन्ट्रैक्ट्स को स्टार्ट कर रहे हैं। कॉम्प्लेक्स कॉन्ट्रैक्ट्स को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक रिजर्वेशन अपना बता दूं। कॉम्प्लेक्स कॉन्ट्रैक्ट्स उन स्टूडेंट्स के लिए ज़्यादा यूजफुल है, उन लर्नर्स के लिए ज़्यादा यूजफुल है जो एडवांस्ड लेवल की स्टडी कर रहे हैं, जिन्होंने कॉन्ट्रैक्ट लॉ को एक बार दो बार कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को पढ़ा है और साथ ही साथ उन्हें सब्जेक्टिव क्लैरिटी भी कुछ हद तक है। स्पेशलिस्ट नॉलेज की इसमें आवश्यकता आपको नहीं पड़नी चाहिए। कॉम्प्लेक्स कॉन्ट्रैक्ट जितना दिख रहा है उतना कॉन्ट्रैक्ट कॉम्प्लेक्स भी नहीं है। यहाँ सिर्फ हम इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए आए हैं कि आज की रियल जो साइट है हमारे लॉ के सब्जेक्ट्स की वो किस तरह से है। तो कॉम्प्लेक्स कॉन्ट्रैक्ट्स की हम इस सीरीज को शुरू कर रहे हैं और आज ये हमारा वीडियो 1 है। इस लेक्चर 1 में हम सिर्फ 2 पार्ट्स की बात करेंगे जो कॉम्प्लेक्स कॉन्ट्रैक्ट्स को बनाने के लिए यूजफुल है। सबसे पहले बात करेंगे कि आखिरकार कॉम्प्लेक्स कॉन्ट्रैक्ट्स कहाँ से आए और ये क्या है और इनकी यूटिलिटी या इनका यूज या इनका पर्पस क्या है। तो कॉम्प्लेक्स कॉन्ट्रैक्ट्स को स्टार्ट करने से पहले लेट अस क्विकली एनालाइज द एनवायरनमेंट इन व्हिच कॉम्प्लेक्स कॉन्ट्रैक्ट्स आर यूज्ड। देखिए, इन द बिजनेस एनवायरनमेंट व्हिच इज प्रिवेलिंग टुडे, आज के बिजनेस एनवायरनमेंट में जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए हमें लीगल प्रिंसिपल्स का एप्लीकेशन कुछ इस तरह से करना पड़ता है कि सुटेबिलिटी ऑफ द बिजनेस इज आल्सो प्रोटेक्टेड, इसकी सुटेबिलिटी भी प्रोटेक्टेड रहे। जो स्टूडेंट्स पहली बार इन चीज़ों को समझ रहे हैं, देख रहे हैं, उनको मैं ये सजेस्ट करूंगा कि आप इसके साथ साथ बेयर प्रोविजन को भी अपने सामने रखें ताकि आपको चीज़ें थोड़ी और क्लियर हो जाए। बिजनेस एनवायरनमेंट में आज का जो बिजनेस एनवायरनमेंट है, आई एम टॉकिंग अबाउट 2021,
जो लेटेस्ट फेज है, उस बिजनेस एनवायरनमेंट में लीगल प्रिंसिपल्स को सुटेबली एडजस्ट किया जाता है ताकि इस बिजनेस की स्ट्रेंथ को बढ़ाया जा सके, इस बिजनेस की जो स्टेबिलिटी है उसको और एनरिच किया जा सके। इसलिए सूटेबिलिटी हम लीगल प्रिंसिपल्स के थ्रू इंश्योर करते हैं। अब क्या इसको इंश्योर करना लीगल है या इलीगल है? देखिए, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जैसा मैंने आपको बताया था, वो सिर्फ एक गवर्निंग लॉ है, और गवर्निंग लॉ होने की वजह से वो कभी भी रेगुलेट नहीं करता है the core principles or the core rights and liabilities which are contained in a contract। तो गवर्निंग लॉ होने की वजह से उसका एक सुपरवाइजरी रोल है, और सुपरवाइजरी रोल होने की वजह से कंपनीज या बिजनेस एंटरप्राइजेस काफी सुटेबल एडजस्टमेंट्स कर लेते हैं, बड़ी इजीली कर लेते हैं। इस पॉइंट को क्लैरिफाई करने से पहले मैं आपको कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स बताना चाहता हूं। देखिए, कॉम्प्लेक्स कॉन्ट्रैक्ट्स सबसे पहले इसका यूज होता है नीड ओरिएंटेड बिजनेस एंटरप्राइजेस में। कॉम्प्लेक्स कॉन्ट्रैक्ट्स का जन्म हुआ नीड ओरिएंटेड लीगल डॉक्यूमेंटेशन के जरिए। आपने देखा कि आज के जमाने में कितने नए नए फॉर्म्स ऑफ बिजनेस स्टार्ट हो रहे हैं। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जब 1872 में बना होगा, तब उसने कभी नहीं सोचा होगा कि जोमेटो और स्विगी टाइप के बिजनेस एंटरप्राइजेस भी मार्केट में आएंगे जो हैवी डिस्काउंटिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स पर काम करेंगे। लेकिन कॉम्प्लेक्स कॉन्ट्रैक्ट्स आज के जमाने की रियलिटी है, और इसे दोहराया, इसे दुत्कारा या इसे कैंसिल नहीं किया जा सकता। कॉम्प्लेक्स कॉन्ट्रैक्ट्स ही आज की रियलिटी है, और जो स्टूडेंट्स इसमें लॉ में अपना करियर सोच रहे हैं, उनको ये एक फर्स्ट ऑफर होता है जो उन्हें फर्स्ट ईयर में ही मिल जाता है कि वो चाहे तो अपना स्पेशलाइजेशन कॉम्प्लेक्स कॉन्ट्रैक्टिंग में भी बना सकते हैं। कॉम्प्लेक्स कॉन्ट्रैक्टिंग नेगोशिएशन नहीं है। लेट मी रिपीट इट वेरी क्लियरली कि कॉम्प्लेक्स कॉन्ट्रैक्ट नेगोशिएशन नहीं होता। इट इज नॉट राइटिंग डाउन द कॉन्ट्रैक्ट्स, इट इज एक्चुअली फॉर्मुलेटिंग द फ्रेमवर्क ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट, formulating the framework। जब भी कोई बिजनेस एंटरप्राइज एग्रीमेंट्स पर अपना बिजनेस मॉडल खड़ा करता है, तो वो उन एग्रीमेंट्स का बेसिक फ्रेमवर्क बनाता है। अगर उस फ्रेमवर्क में कोई ऐसी नीड है जिस नीड से सुटेबिलिटी प्रोटेक्ट होती है, तो वो अपने डॉक्यूमेंटेशन को एडजस्ट करना शुरू कर देते हैं, और उस एडजस्टमेंट की वजह से वो एक कॉम्प्लेक्स कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। दिस इज द रीजन और प्रिंसिपल नंबर 1, पॉइंट नंबर 1। सेकंड पॉइंट है कि कॉम्प्लेक्स कॉन्ट्रैक्ट्स का जन्म इस वजह से भी हुआ क्योंकि जो ट्रेडिशनल सिस्टम दैट हैज बिकम आउटडेटेड। ट्रेडिशनल सिस्टम अब आउटडेट हो चुका है। जो प्रिंसिपल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट लॉ हैं, आउटडेट होने का मतलब ये नहीं है दैट दे आर टोटली डिक्लेयर्ड एज नॉट एप्लीकेबल। आउटडेट होने का मतलब ये है कि उनकी यूज पोटेंशियल काफी कम हो चुका है। वो बहुत ही ज्यादा ट्रेडिशनल है, वो बहुत ही ज्यादा ओल्डर फॉर्मेट्स ऑफ बिजनेस पर काम कर रहे हैं। इसलिए इन ट्रेडिशनल सिस्टम के प्रिंसिपल्स को अब रिप्लेस कर दिया गया है कॉम्प्लेक्स कॉन्ट्रैक्ट्स के जरिए। और चूंकि कॉम्प्लेक्स कॉन्ट्रैक्ट्स आज की रियलिटी है, इसलिए जो स्टूडेंट्स कॉम्प्लेक्स कॉन्ट्रैक्ट को पढ़ते हैं उनकी एम्प्लॉयबिलिटी भी इंक्रीज हो जाती है। Although I recommend that such concept should be incorporated in the syllabus of academia, लेकिन एकेडमिया के अपने रिजर्वेशंस हैं क्योंकि जो बैचलर्स डिग्री होती है उसमें कुछ मिनिमम रिक्वायरमेंट स्टूडेंट्स को पूरी करनी होती है, और वो जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ जो प्रिस्क्राइब्ड सिलेबस होता है वो ठीक है, वो अच्छा है। ज़रूरत इसकी है कि हम इन टॉपिक्स पर या इन कंटेंट्स पर नए ट्रेनर्स को प्रमोट करें, उनकी हेल्प करें, ताकि ये कंटेंट, ये इंफॉर्मेशन मैक्सिमम स्टूडेंट्स तक, मैक्सिमम लर्नर्स तक पहुंच सके। इसी ऑब्जेक्टिव से हमने लर्न द लॉ चैनल की शुरुआत करी। तो कॉम्प्लेक्स कॉन्ट्रैक्ट्स के हमें दो रीजन मिल गए। पहला कि ये एक नीड ओरिएंटेड लीगल डॉक्यूमेंटेशन की वजह से इसका जन्म हुआ,
और दूसरा कि ट्रेडिशनल सिस्टम जो है वो काफ़ी आउटडेटेड हो चुका था, उसके प्रिंसिपल्स जो हैं उनकी यूजेबिलिटी काफ़ी कम हो चुकी थी, और साथ के साथ उन ट्रेडिशनल सिस्टम्स को अब एनफोर्स करना कंपनीज के इंटरेस्ट में नहीं था। तो उन्होंने एक नए फॉर्म ऑफ बिजनेस एक्टिविटी को जन्म दिया जिसका नाम कॉम्प्लेक्स कॉन्ट्रैक्ट्स है। दिस इज पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 3 मैं ये कहना चाहता हूँ कि कॉम्प्लेक्स कॉन्ट्रैक्ट्स की वजह से नए नए रेगुलेटरी चैलेंजेस आ गए हैं। ये उन स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी यूजफुल पॉइंट है जो स्टूडेंट्स अभी रिसर्च कर रहे हैं, पीएचडी लेवल है या मास्टर्स लेवल है इन कमर्शियल लॉ। मास्टर्स लेवल इन कमर्शियल लॉ में हम रेगुलेटरी चैलेंजेस की बात करते हैं। एग्जिस्टिंग मशीनरी इंडिया में अभी भी है जो कॉन्ट्रैक्ट्स को मॉनिटर करती है, लेकिन उसके बाद भी बिकॉज देयर आर न्यू रेगुलेटरी चैलेंजेस नाउ वी नीड टू रिक्वायर मोर इंटेलिजेंट इनपुट, और उसके साथ साथ हमें हो सकता है कि नई मशीनरी की भी जरूरत पड़ जाए ताकि हम कॉम्प्लेक्स कॉन्ट्रैक्ट्स जैसे कुछ ट्रेंड्स को फॉलो भी कर सकें, परस्यू भी कर सकें और लोगों को जस्टिस भी दे सकें। सो दिस इज an introduction to complex contracts कि complex contracts कहाँ से आ गए, और आज की दुनिया ease of doing business approach की तरफ जा रही है। तो आपको Google पर या जितने भी वेब प्लेटफॉर्म्स है सब पर complex contracts के अगेंस्ट ही ज़्यादा इंफॉर्मेशन मिलेगी, जहाँ पर लोग कह रहे होंगे कि complex contracting को अवॉइड करना चाहिए। This started with the era of globalization। जब ग्लोबलाइजेशन शुरू हुआ था तभी complex contracts का जन्म हुआ। इसका एक कारण ये भी है कि लेजिस्लेटिव ओवरलैप्स थे कंट्रीज के बीच में, और काफी प्रॉब्लम्स आती थी, ज्यूरिसडिक्शन से भी रिलेटेड इश्यूज आते थे, रेगुलेटरी इश्यूज आते थे। इन सब को बैलेंस करने के लिए ही कॉम्प्लेक्स कॉन्ट्रैक्टिंग को अडॉप्ट किया गया था ताकि ग्लोबली ट्रेड को फ्लरिश किया जा सके, प्रमोट किया जा सके। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि व्हाट आर द जनरल फीचर्स ऑफ कॉम्प्लेक्स कॉन्ट्रैक्ट्स। अगर हमको आइडेंटिफाई करना हो कि कोई कॉन्ट्रैक्ट कॉम्प्लेक्स कॉन्ट्रैक्ट है या नहीं है, तो हम उसका आइडेंटिफिकेशन कैसे करते हैं। सो नेक्स्ट पॉइंट इज जनरल फीचर्स ऑफ कॉम्प्लेक्स कॉन्ट्रैक्ट्स। यहाँ पर देखिए आपको जो इंफॉर्मेशन दी जा रही है वो इंफॉर्मेशन फ्री ऑफ कॉस्ट दी जा रही है। इस इंफॉर्मेशन की यूटिलिटी आपको तभी समझ में आएगी जब एक्चुअली आप इस फील्ड में कोई एक स्टेप लेकर के देखेंगे, कुछ काम करके देखेंगे, कोई असाइनमेंट कंप्लीट करके देखेंगे, कोई इंटर्नशिप करके देखेंगे, तभी आपको पता चलेगा कि व्हाट इज द पावर ऑफ कॉम्प्लेक्स कॉन्ट्रैक्टिंग इन द प्रेजेंट लीगल वर्ल्ड। तो जनरल फीचर्स की बात कर लेते हैं कि कॉम्प्लेक्स कॉन्ट्रैक्ट के जनरल फीचर्स क्या हैं। सबसे पहला ये कि इसमें लेयरिंग होती है प्रोमिसेस की, लेयरिंग ऑफ प्रोमिसेस। डोंट बी अफ्रेड बाय द टर्म, अभी हम सिर्फ जनरल फीचर्स की बात कर रहे हैं। लेयरिंग ऑफ प्रोमिसेस। प्रॉमिस आपको मालूम है कि सेक्शन 2C में 2B में प्रॉमिस की डेफिनेशन दी गई है, दैट अ प्रपोजल वंस एक्सेप्टेड बिकम्स अ प्रॉमिस। आज का जमाना उतना स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है कि एक पर्सन ने प्रपोजल दिया, दूसरे ने एक्सेप्ट कर लिया एंड द प्रॉमिस इज मेड। आज का जमाना लेयरिंग ऑफ प्रॉमिसेस का है, और जिन भी कॉम्प्लेक्स कॉन्ट्रैक्ट्स को आप देखेंगे, आई विल गिव यू एग्जांपल्स इन द फर्दर लेक्चर्स जो हम इन सीरीज में चलाएंगे, उनमें मैं आपको कई एग्जांपल्स दिखाऊंगा कॉम्प्लेक्स कॉन्ट्रैक्ट्स के। यहाँ पर लेयरिंग ऑफ प्रॉमिसेस होती है, एक प्रॉमिस के ऊपर कई प्रॉमिसेस बना दिए जाते हैं और समझ में नहीं आता है कि इंटीग्रेशन कैसे हो रहा है। दिस वाज द फर्स्ट फीचर। लेयरिंग ऑफ प्रॉमिसेस से ही हमें समझ में आ जाता है कि द कॉम्प्लेक्स कॉन्ट्रैक्ट इज इन फ्रंट ऑफ अस। पॉइंट नंबर 2, बिजनेस मॉडल को सूट करने के लिए ही इनकी डिजाइनिंग की जाती है। दे आर डिजाइन्ड टू सूट द बिजनेस मॉडल। जो भी बिजनेस मॉडल है उसको सूट करने के लिए, सूट मींस टू फेवर इट। इसको जो बिजनेस मॉडल कंपनी ने बनाया है या एंटरप्राइज जिस बिजनेस मॉडल पर काम कर रहा है, उस बिजनेस मॉडल को सूट करने के लिए, हमेशा उसको फेवर करने के लिए ही कॉम्प्लेक्स कॉन्ट्रैक्ट्स बने होते हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि राइट्स और ड्यूटीज के जिस प्रोपोर्शनैलिटी की मैं बात करता हूँ अपने जनरल लेक्चर्स ऑन लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में, ये राइट्स और ड्यूटीज की ये जो प्रोपोर्शनैलिटी है, इट इज अंडर हेवी अटैक इन कॉम्प्लेक्स कॉन्ट्रैक्ट्स। तो ये प्रोपोर्शनैलिटी को जज करना, डिसाइड कर पाना कोर्ट्स के लिए भी मुश्किल हो जाता है। सो दिस इज द सेकंड पॉइंट, दैट दे आर डिजाइन्ड टू सूट द बिजनेस मॉडल। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द थर्ड पॉइंट। इसमें स्टैट्यूटरी लिमिटेशंस का हेवी यूज किया जाता है।
थर्ड पॉइंट इज यूज ऑफ स्टैट्यूटरी लिमिटेशंस। स्टैट्यूटरी लिमिटेशंस, अब जैसे आपने सेक्शन 2A में पढ़ा, जिसमें वो कहता है कि दैट सेक्शन 2 में, 2A में नहीं, 2A में जो इंटरप्रिटेशन है प्रपोजल का, उससे पहले का जो पार्ट है, सेक्शन 2 में ये लिखा हुआ है अनलेस द कॉन्टेक्स्ट अदरवाइज रिक्वायर्स। ये एक स्टैट्यूटरी लिमिटेशन है, अनलेस द कॉन्टेक्स्ट अदरवाइज रिक्वायर्स। यानी कि लिमिटेशन वो इसलिए है कि जो रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन सेक्शन 2 के क्लॉजेस में बताए जा रहे हैं, उन रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन का एप्लीकेशन नहीं किया जाएगा जब कॉन्टेक्स्ट की रिक्वायरमेंट अदरवाइज है, इसको छोड़कर है। जो रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन का रिजल्ट बता रहा है, अगर वो रिजल्ट कॉन्टेक्स्ट ये बता रहा है कि उस रिजल्ट को अचीव नहीं करना है, तब सेक्शन 2 का इंटरप्रिटेशन क्लॉज विल नॉट बी एप्लीकेबल बिकॉज़ इट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ कॉन्टेक्स्ट। इस रिक्वायरमेंट ऑफ कॉन्टेक्स्ट को इतना इंजीनियर किया जाता है कॉम्प्लेक्स कॉन्ट्रैक्ट्स में कि सेक्शन 2 लगभग उनको मार्जिनल लाइन से टच करते हुए निकलता है, किसी भी तरह की मिस्टेक करने की कोई गुंजाइश नहीं होती। एंड देयर आर एक्सपर्ट लीगल माइंड्स हु आर एंगेज्ड इन डूइंग दिस, सो दे आर हेवीली यूजिंग these statutory limitations. Now point number 4, they are designed to comply only with the basic requirements. कहने का मतलब ये हुआ कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की जो प्रोविजंस हैं, उनके जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं, सिर्फ उन्हीं को पूरा करने के लिए इनकी डिजाइनिंग की जाती है कि किसी तरह से, although the entire purpose is to suit the business model, लेकिन चूंकि एक लेजिस्लेशन एग्जिस्ट कर रहा है, उसकी एप्लीकेबिलिटी है, उसकी एनफोर्सेबिलिटी है, तो जाहिर सी बात है कि आपको किसी ना किसी तरह से तो उसको भी कवर अप करना पड़ेगा। तो व्हाट दे डू इज they identify what are the basic requirements in the legislation and they do compliance with just some of them, just all of them. तो basic requirements की compliance की जाती है। Now they heavily rely on jurisdiction of courts. Complex contracts में jurisdiction of courts के बारे में काफी चर्चा होती है। ऐसा इसलिए भी होता है क्योंकि लिटिगेशन कॉस्ट को रिड्यूस करना है। अगर किसी एंटरप्राइज का आधा प्रॉफिट लिटिगेशन में ही चला जाए तो फायदा क्या हुआ? तो टू कट डाउन द एक्सपेंसेस ऑन द पॉइंट ऑफ लिटिगेशन, व्हाट दे डू इज दे इंजीनियर द क्लॉजेस रिलेटिंग टू jurisdiction of courts. कैसे होता है, क्या होता है, उसके बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे। Now let us move to the first point, that is complex contracts में जो आज हमें दो टॉपिक्स कवर करने हैं, वो jurisdiction और severability है। Let me tell you this very clearly कि हो सकता है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इनके बारे में बात करता भी हो सकता है ना भी करता हो, तो कोई जरूरी नहीं है कि कॉम्प्लेक्स कॉन्ट्रैक्ट्स में आप जो कुछ भी पढ़ रहे हैं वो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में आपको एक्सप्रेसली देखने को मिले, लेकिन वो कहीं ना कहीं होगा। द फर्स्ट पॉइंट इज सेवरेबिलिटी। देखिए, सेवरेबिलिटी एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिस पर कॉम्प्लेक्स कॉन्ट्रैक्ट्स ऑलमोस्ट 70 to 80% डिपेंड करते हैं। 70 to 80% कॉम्प्लेक्स कॉन्ट्रैक्टिंग सेवरेबिलिटी पर ही बेस्ड होती है। सेवरेबिलिटी का मतलब क्या है? सेवरेबिलिटी का मतलब ये होता है कि अगर एक कॉन्ट्रैक्ट में 4 क्लॉजेस लिखे गए हैं, then each of the clause will be independent of the other. Independence of clauses. फर्स्ट क्लॉज सेकंड क्लॉज से इंडिपेंडेंट है, सेकंड क्लॉज थर्ड क्लॉज से इंडिपेंडेंट है, थर्ड क्लॉज फोर्थ क्लॉज से इंडिपेंडेंट है, फोर्थ क्लॉज थर्ड सेकंड फर्स्ट से इंडिपेंडेंट है, थर्ड क्लॉज फर्स्ट सेकंड फोर्थ से इंडिपेंडेंट है, सेकंड क्लॉज फर्स्ट थर्ड फोर्थ से इंडिपेंडेंट है और फर्स्ट क्लॉज सेकंड थर्ड फोर्थ से इंडिपेंडेंट है। सो ईच ऑफ द क्लॉजेस इन द एग्रीमेंट इज इंडिपेंडेंट इन एग्जिस्टेंस एंड एनफोर्सेबिलिटी। तो सेवरेबिलिटी का बेसिक मतलब सिर्फ यही है कि आजकल जिन कॉन्ट्रैक्ट्स को, जिन कॉम्प्लेक्स कॉन्ट्रैक्ट्स को बिजनेस मॉडल्स में यूज किया जा रहा है,
वो सारे के सारे कॉन्ट्रैक्ट सिवरेबिलिटी के जरिए हर एक क्लॉज को इंडिपेंडेंटली एनफोर्सेबल बना देते हैं. इट मींस every clause in the contract is now a separate agreement. Every clause in the agreement is an agreement in itself. ये एक master rule है. Is an agreement in itself. अगर मैं इसका सबसे सिंपल आपको एग्जांपल दूं तो सबसे सिंपल एग्जांपल बैंक अकाउंट ओपनिंग फॉर्म है. जब आप बैंक में जाते हैं और अपना अकाउंट ओपन करने के लिए उनसे एक फॉर्म मांगते हैं, दैट इज एन एग्रीमेंट ऑफ बैंकिंग सर्विसेज. उस एग्रीमेंट में आप कई सारी चीजों को नहीं पढ़ते हैं, लेकिन हर एक क्लॉज इंडिपेंडेंट है और हर एक क्लॉज की इतनी एनफोर्सेबिलिटी होती है कि जस्ट बाय ओपनिंग अ बैंक अकाउंट यू सब्सक्राइब टू द एंटायर ब्रांच ऑफ बैंकिंग लॉ, जिसमें नेटवर्किंग को आप सब्सक्राइब करते हैं, जिसमें पेमेंट्स एंड सेटलमेंट के लिए अपनी कंसेंट दे देते हैं, जिसमें न जाने कितने तरह के इनबाउंड एंड आउटबाउंड ट्रांजैक्शंस होते हैं जिन पर आपकी कंसेंट रजिस्टर हो जाती है. सो एवरी क्लॉज इन एन एग्रीमेंट इज एन एग्रीमेंट इन इटसेल्फ. यही कॉम्प्लेक्स कॉन्ट्रैक्ट्स की कोर स्ट्रेंथ होती है. पहली चीज जो आपको नोट कर लेनी है कॉम्प्लेक्स कॉन्ट्रैक्ट्स में वो क्या है कि कॉम्प्लेक्स कॉन्ट्रैक्ट सबसे ज्यादा काम करता है सिवरेबिलिटी पर, और सिवरेबिलिटी एक ऐसा पॉइंट है जिसकी वजह से लगभग हर क्लॉज इन अ कॉन्ट्रैक्ट गेट्स स्पेशल और इंडिपेंडेंट स्टेटस. अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं कॉम्प्लेक्स कॉन्ट्रैक्ट के जरिए कि सेवरेबिलिटी कभी-कभी स्टैट्यूटरी भी हो सकती है. सेवरेबिलिटी स्टैट्यूटरी भी हो सकती है. इसका मतलब ये है कि इट कैन आल्सो बी एनफोर्स्ड बाय द स्टैट्यूट. एग्जांपल में सब्जेक्ट टू सम लिमिटेशंस आर्बिट्रेशन एंड कंसीलिएशन एक्ट का ले लेता हूं. आर्बिट्रेशन क्लॉजेस जो होते हैं एग्रीमेंट्स में, उनके तहत कभी-कभी ऐसा होता है कि सेवरेबिलिटी होने की वजह से आर्बिट्रेशन क्लॉज की सेवरेबिलिटी होने की वजह से although the contract becomes void but the arbitration clause in that contract can be enforced. तो ये स्टैट्यूटरी भी हो सकती है सेवरेबिलिटी, लेकिन इस सेवरेबिलिटी से ये लोग करते क्या है? व्हाट इज द पर्पस? सेवरेबिलिटी इज जस्ट एन आइडिया. इट इज एन आइडिया टू अचीव सम रिजल्ट. एंड व्हाट इज द रिजल्ट? उसको देखिए. सेवरेबिलिटी करने की वजह से होता क्या है कि सभी क्लॉजेस का अगर वो एक एंटिसिपेटेड ब्रीच लेकर के चले, यानी कि टू प्रिवेंट द ब्रीच, वो क्या करते हैं? ऑटोमेटिक नोवेशन एक्टिवेट करके रखते हैं. ऑटोमेटिक नोवेशन. नाउ इफ यू वांट टू नो व्हाट इज नोवेशन, तो वो जब हम अपने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के लेक्चर्स को आगे प्रोग्रेस करेंगे तो सेक्शन 62 के आसपास नोवेशन क्लॉज आ जाएगा. तो करते क्या है वो सेवरेबिलिटी के जरिए क्लॉजेस को पहले इंडिपेंडेंट स्टेटस देते हैं और हर क्लॉज पर ब्रीच को प्रिवेंट करने के लिए ऑटोमेटिक नोवेशन लगा देते हैं. इसीलिए हमें ये दिखाई देता है कि कॉम्प्लेक्स कॉन्ट्रैक्ट्स की वजह से ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल. यानी कि ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं. The parties cannot willfully breach the contract. अगर वो breach कर भी देगा तो they will be contradicted. उनको बचना बहुत मुश्किल है. इस वजह से क्यों ऐसा ये क्यों करते हैं? Remember the first point, to suit the business requirements. Complex contracts का जन्म हुआ था for the need of the business. और need of the business क्या है? Stability, flow of money, profits and good repute. All these are the ideas that these prominent businesses they keep in their minds. इसकी वजह से कॉम्प्लेक्स कॉन्ट्रैक्टिंग उनके पास एक ही रास्ता है, और कॉम्प्लेक्स कॉन्ट्रैक्टिंग में सेवरेबिलिटी को यूज करते हुए वो क्लॉजेस को पहले एक इंडिपेंडेंट स्टेटस देते हैं, और अगर उनका ब्रीच होता है तो ऑटोमेटिक नोवेशन हो जाता है, जिसकी वजह से एग्रीमेंट एनफोर्समेंट में चला जाता है. नाउ एक और इसका रीजन भी है जो मैं देख रहा था अपनी रिसर्च के जरिए. मैं पढ़ रहा था कुछ आर्टिकल्स, उसमें मैं देख रहा था कि क्या ऐसी वजह होगी कि सेवरेबिलिटी को इतना यूज किया जा रहा है. आप और हम जाने या ना जाने, लेकिन कुछ कस्टम्स ऑफ ट्रेड हैं. देयर आर सम कस्टम्स ऑफ ट्रेड और यूसेजेस. आप पढ़ते हैं, जैसा कि हमने अपने
सेक्शन 1 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में पढ़ा कि दिस एक्ट विल नॉट इनवैलिडेट एनी कस्टम ऑफ ट्रेड और यूसेज। कभी कभी सेवरेबिलिटी इसलिए भी की जाती है कि इनको कवर अप किया जा सके। कुछ ऐसे एग्जांपल्स भी हम लेके चलेंगे जिसमें कि सेवरेबिलिटी सिर्फ इसलिए यूज की जा रही है ताकि कस्टम्स और यूसेजेस को कवर अप किया जा सके, उनके जो भी उनके विशेटिंग फैक्टर्स हैं उनको कवर करने के लिए सेवरेबिलिटी का हेवी यूज किया जाता है। सो सेवरेबिलिटी स्टैंड्स एज देयर स्ट्रेंथ इन कॉम्प्लेक्स कॉन्ट्रैक्टिंग। नेक्स्ट पॉइंट, हम बात करेंगे अब ज्यूरिसडिक्शन के बारे में कि कोर्ट्स के ज्यूरिसडिक्शन से रिलेटेड किस तरह का कॉम्प्लेक्स कॉन्ट्रैक्टिंग प्रोविजन करता है। सेकंड पॉइंट इज ज्यूरिसडिक्शन। आज की क्योंकि ये इंट्रोडक्टरी क्लास है तो आई जस्ट वांट टू गिव यू अ ब्रीफ आइडिया ऑफ व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय कॉम्प्लेक्स कॉन्ट्रैक्टिंग। ज्यूरिसडिक्शन के जरिए होता क्या है कि एक क्लॉज इंसर्ट किया जाता है एग्रीमेंट में। काफी बार आपने देखा होगा बिल्स वगैरह जब हम लेते हैं शॉप से तो उसमें लिखा रहता है that disputes will be subjected to a specific court only। कभी-कभी ऐसा आपके सामने भी आया होगा कि आपने कहीं से कोई कमोडिटी या कोई गुड्स खरीदे होंगे और उस बिल पर नीचे लिखा होगा that all disputes will be subject to courts in Mumbai only or courts in some only। एक्चुअली ऐसा होता क्यों है? ऐसा होता इसलिए है कि सेक्शन 20 ऑफ सिविल प्रोसीजर कोड 1908 ज्यूरिसडिक्शन की बात करता है और जब भी एक कमर्शियल एक्टिविटी या बिजनेस एक्टिविटी की जाती है तो तीन कंकरेंट ज्यूरिसडिक्शंस क्रिएट हो जाते हैं। कौन कौन से क्रिएट होते हैं? देखिए, पहला होता है प्लेस ऑफ परफॉर्मेंस। जहां पर एग्रीमेंट को परफॉर्म किया जा रहा है वहां पर jurisdiction क्रिएट हो जाता है। फर्स्ट इज प्लेस ऑफ परफॉर्मेंस, सेकंड इज प्लेस ऑफ बिजनेस, जहां पर डिफेंडेंट और प्लेंटिफ दोनों अपना बिजनेस कैरी आउट करें वो, और तीसरा एग्रीमेंट जहां एक्सेप्ट किया जाता है वहां पर भी एक ज्यूरिसडिक्शन क्रिएट हो जाता है। तो होता क्या है कि एक वेंचर जो पूरे नेशन में अपने सर्विसेज दे रहा है, अपने गुड्स दे रहा है, उसके न जाने कितने कस्टमर्स हैं, कहां-कहां कौन-कौन किस-किस प्लेस पर ज्यूरिसडिक्शन को इन्वोक कर रहा है अंडर सेक्शन 20 ऑफ सीपीसी। तो ये एक प्रोसीजरल हर्डल बन जाती है और मैंने आपको बताया ही था कि दे वांट टू रिड्यूस द कॉस्ट्स ऑफ लिटिगेशन। उनका पहला पर्पस ये है कि लिटिगेशन में जो कॉस्ट इन्वेस्ट होती है उसको कम किया जाए। तो to reduce the cost of litigation what they do is through complex contracts they use the jurisdiction clause, और jurisdiction clause के जरिए वो disputes को किसी एक specific court पर subject बना देते हैं। Now although this was in dispute before many courts in India, और कई बार ऐसा भी कहा गया कि ये जो है वो सेक्शन 28 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के खिलाफ है, ये एक ऐसा एग्रीमेंट है व्हिच इज इन रेस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग्स, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। होता क्या है, सुप्रीम कोर्ट का कहना ये है कि चूंकि तीन कंकरेंट ज्यूरिसडिक्शंस बन रहे हैं तो एग्रीमेंट के जरिए आप किसी एक स्पेसिफिक कोर्ट को ज्यूरिसडिक्शन दे सकते हैं, स्पेसिफिक कोर्ट को ज्यूरिसडिक्शन दे सकते हैं, लेकिन तभी दे सकते हैं जब उस स्पेसिफिक कोर्ट का ज्यूरिसडिक्शन सेक्शन 20 के जरिए और सीपीसी 1908 क्रिएट हो। आप किसी ऐसे कोर्ट को ज्यूरिसडिक्शन नहीं दे सकते हैं जिस कोर्ट का कोई लेना देना नहीं हो। सपोज द ट्रांजैक्शन इज डन इन कोलकाता एंड दिल्ली। अगर इन दो जगहों के बीच में बिजनेस की डील हो रही है तो कोलकाता का भी कोर्ट ज्यूरिसडिक्शन बनेगा और दिल्ली का भी ज्यूरिसडिक्शन बनेगा, लेकिन आप इसको भोपाल में नहीं दे सकते। Why you cannot give it to Bhopal? Because the court of Bhopal is not having a jurisdiction under section 20 of CPC 1908। तो सुप्रीम कोर्ट का कहना यह है कि both these concurrent jurisdictions can be shifted, और एग्रीमेंट के जरिए आप इसको किसी एक स्पेसिफिक कोर्ट के नाम पर रिजर्व कर सकते हैं, लेकिन आप किसी ऐसे कोर्ट को ज्यूरिसडिक्शन नहीं दे सकते जिस कोर्ट का ज्यूरिसडिक्शन एक्चुअली में था ही नहीं। तो हम लोग करते क्या है, वी डोंट रीड the entire boilerplate provisions in the contract, और हम बस एक
ओवरव्यू लेते हुए सिग्नेचर्स कर देते हैं, जिसकी वजह से होता यह है कि इस तरह की इंजीनियरिंग हमारे नोटिस में आ ही नहीं पाती है। लॉ में भी एक इंजीनियरिंग है, लॉ में भी एक इंजीनियरिंग इन द सेंस ऐसे है कि लॉ के जितने भी प्रिंसिपल्स हैं, उसके जितने भी लॉजिक्स हैं, उसके जितने भी इंटरप्रिटेशंस हैं, उनको इस तरह से एडजस्ट किया जाता है, इस तरह से बैलेंस किया जाता है कि बिजनेस इंटरेस्ट हमेशा ऊपर रहे। और चूंकि बिजनेस इंटरेस्ट हमेशा ऊपर हैं, तो उन्हीं स्टूडेंट्स को प्रीफर किया जाता है जो कॉम्प्लेक्स कॉन्ट्रैक्टिंग को समझते हैं। आज के जमाने की रिक्वायरमेंट कॉम्प्लेक्स कॉन्ट्रैक्टिंग की है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट तो पढ़ा होना ही चाहिए, साथ ही साथ आपको कॉम्प्लेक्स कॉन्ट्रैक्टिंग में भी महारत हासिल होनी चाहिए अगर आप किसी एक बड़े लेवल पर अपनी प्रैक्टिस को करना चाहते हैं। तो इस सीरीज में हम इसी तरह के कई सारे इश्यूज पर डिस्कशन करेंगे, लाइव एग्जांपल्स लेके आएंगे। इनसे रिलेटेड वीडियोस एक वीक में 3 बार ही पब्लिश होंगे और संडे को एक स्पेशल सेशन होगा जिसमें हम कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स लेकर के जो भी हमने पढ़ा है उसकी एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे। मैं जैसा कि इस लेक्चर से के शुरुआत से ही कह रहा हूं कि कॉम्प्लेक्स कॉन्ट्रैक्टिंग ही आज की रियलिटी है। लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अपनी जगह है, कॉम्प्लेक्स कॉन्ट्रैक्टिंग प्रैक्टिकल बात है, और इस प्रैक्टिकल बात के लिए काफी आपको जरूरत इस चीज की पड़ेगी कि आप अपने फंडामेंटल्स को, अपने बेसिक लीगल कॉन्सेप्ट्स को बार-बार रिवाइज करते रहें, उन्हें मजबूत करते रहें। ये एक फॉर्मल इंट्रोडक्शन है, जो कुछ भी मैंने आपको बताया इसमें अभी कुछ भी ऐसा नहीं है जो बहुत टफ हो, बट स्लोली एंड पेसफुली व्हेन वी विल प्रोग्रेस टुवर्ड्स द एडवांस लेवल्स ऑफ कॉम्प्लेक्स कॉन्ट्रैक्टिंग, आपको दिखाई देगा कि चीजें वाकई में बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हैं और उन्हें समझना केवल बेयर एक्ट पढ़ के तो लगभग इम्पॉसिबल है। इसी वजह से ऐसा होता है कि कॉर्पोरेट कैंपस और कॉलेज कैंपस के बीच में एक डिफरेंस खड़ा हो जाता है। आई एम टॉकिंग अबाउट डॉक्टर विवेक बिंद्रा, जिनकी एक वीडियो मैं देख रहा था, उस वीडियो में वो कह रहे हैं कि कॉलेज कैंपस और कॉर्पोरेट कैंपस में बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो गया है और जो मार्केट को चाहिए वो कॉलेजेस बना नहीं रहे, जो कॉलेजेस में बनाया जा रहा है वो मार्केट के लिए यूजफुल नहीं है। उसका कारण ये है कि कॉलेजेस में या हमारी यूनिवर्सिटीज़ में हम मिनिमम क्वालिफिकेशन पर काम कर रहे हैं और इस तरह के कंटेंट को पब्लिश करने के लिए जो सबसे अच्छा मीडियम दिखाई देता है वो मेरे ख्याल से YouTube ही है। एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू द अपॉर्चुनिटी दैट आई हैव गॉट फ्रॉम YouTube, दैट आई कैन स्टार्ट माय ओन चैनल एंड शेयर ऑल ऑफ माय लर्निंग्स विद यू ऑल। तो हमारे साथ बने रहिए। कॉम्प्लेक्स कॉन्ट्रैक्टिंग विल ऐड मेनी थिंग्स टू योर नॉलेज एंड परसूट, और आपको बहुत अच्छा लगेगा, बहुत कॉन्फिडेंट फील होगा कि जब भी आपके सामने कोई एक सिचुएशन आ रही है तो आप उसको देख करके समझ पा रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि उससे रिलेटेड जो भी डिस्प्यूट्स हैं उन्हें सॉल्व करना आपके लिए इजी हो जाए। सो दिस वाज एन इंट्रोडक्टरी लेक्चर एंड वी विल फॉर्मली स्टार्ट विद द नेक्स्ट लेक्चर which is related to complex contracts। तो इंट्रोडक्शन के लिए मेरे हिसाब से इतना बहुत है। इसके बाद जो आगे की बातचीत होगी वो आप लोगों के साथ जारी रहेगी। हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए, हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और साथ के साथ प्रमोट भी करने में हमारी मदद करें ताकि हम मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स तक इस नॉलेज को पहुंचा पाएं। थैंक यू फॉर बीइंग विद अस।